सिर्फ एक वीडियो काफी है तुम्हारे क्लास 11 मैथ्स फाइनल एग्जाम्स के लिए। सिर्फ 1 घंटे मांग रहा हूं तुमसे। इस 1 घंटे में तुमको परफेक्ट रिवीजन मिलेगा। उसके साथ साथ जो तुम्हारे पेन एरियाज होते हैं जैसे पीएनसी, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, कोनिक सेक्शंस, इनके अराउंड तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बेटर होगी बेटा। 40 सवाल लेकर आया हूं अप्रॉक्स, और इन 40 सवाल में तुमको पूरी की पूरी क्लास 11 मैथ्स का निचोड़ मिल जाएगा। जैसे जैसे तुम सेशन में आगे बढ़ोगे ना, तुमको समझ आएगा कि कितना धांसू सेशन है भाई, और तुमको जेन्युइनली अपने फाइनल एग्जाम्स में सेशन से बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुमने मेरे साथ ये सवाल बना लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में जो तुम ना बना पाओ। तो एक एक करके भाई चीजों को चालू करते हैं। तो पहला सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, और आपका बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यहां पर हम लोग लगाएंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे इस सवाल को भाई। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला रिवाइज कर लें। कॉस सी प्लस कॉस डी किसके बराबर होता है बेटा? आप लोगों का आंसर मेरे लिखने से पहले आ जाना चाहिए। आप रिकॉर्डेड देख रहे हो लेकिन दिमाग में फॉर्मूला बन जाना चाहिए। तो सर 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाय 2 सही लिखा है बेटा? सर ने कुछ गलती तो नहीं करी? चलो इसको लगा देते हैं बेटा कॉस 40 और कॉस 80 पे। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 40 जमा 80 120, 120 बटा 2 60। चल फिर नेक्स्ट वाले में क्या आएगा बेटा? कॉस सी माइनस 2 यानी सी माइनस डी बाय 2 यानी कि माइनस 40 बाय 2 यानी कि माइनस 20, और कॉस ऑफ माइनस सीटा बेटा कॉस सीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको कॉस 20 लिख रहा हूं डायरेक्टली। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? अब बेटा ये हो गया आपका कॉस 160, जो कि कैसे लिख सकते हो आप? कॉस 180 माइनस 20 लिख सकते हो। कॉस ऑफ पाई माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ कॉस 20 के बराबर हो जाएगा। कुछ चीजें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है? माइनस कॉस 20 और कॉस ऑफ 240 क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई प्लस 60। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? माइनस कॉस 60 के बराबर। क्लियर कहानी? कॉस 60 किसके बराबर होता है बेटा? 1/2। तो ये 2 इंटू 1/2 खत्म होके 1 बना देगा। यहां पर cos 20 माइनस cos 20 खत्म, क्योंकि यहां पर 1 बन चुका था। आंसर किसके बराबर आएगा बेटा? माइनस cos 60 के बराबर आएगा। दैट इज माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा सवाल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। और देखो बेटा इस सेशन की खासियत क्या है कि मैंने हर एक सवाल के आगे प्रॉपर्ली डिटेल्ड सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, जिससे आप बढ़िया से रिवाइज कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन भी। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी मैं सेशन के एंड में बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही चुम्मेश्वरी सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। तो बेटा तुम्हारे फंक्शंस चैप्टर पे ये बेस्ड है, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। देखो मैं तुमको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ऐसे सवाल कंपटीशन में भी आते हैं, स्कूल एग्जाम्स में भी आते हैं बेटा। अगर तुमको x प्लस 1/x और x स्क्वायर प्लस 1/x² दिखे, या फिर तुमको x माइनस 1/x दिखे और x स्क्वायर प्लस 1/x² दिखे, तो तुमको यहां पर ऑब्जर्व करना है कि अगर तुम इसका स्क्वायर करोगे तो तुमको ये वाली चीज मिल जाएगी। एक एक्स्ट्रा बेटा कांस्टेंट भी साथ में आ जाएगा +2, लेकिन कांस्टेंट्स के साथ तुम लोग बेटा छेड़ाछाड़ी कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। अगेन तुम यहां पर इसको स्क्वायर करोगे तो ये टर्म तुमको मिलेगी। तुमको ध्यान रखना है जहां पर भी तुमको ऐसी प्रोफाइल दिखे, फॉर्मेशन दिखे, तुमको स्क्वायरिंग वाला गेम खेलना रहता है। तो बेटा अब यहां पर देखो, इसको तुम शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसकी। एफ ऑफ एक्स प्लस 1/x आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। यहां पर जो एक एक्स्ट्रा 2 आएगा उसको खाने के लिए बेटा मैंने -2 यहां पे लिख दिया। तो अब एक बात बताओ, आपका यहां पर x प्लस 1/x इनपुट है और आउटपुट भी उसी के हिसाब से निकल रहा है। तो आप यहां पर x प्लस 1/x को t मान लीजिए। तो आपका f ऑफ t किसके बराबर हो जाएगा बेटा? t स्क्वायर -2। तो आपका फंक्शन कैसा दिखेगा? इसी फॉर्म का दिखेगा। f ऑफ x कैसा होगा बेटा? x स्क्वायर -2 टाइप का। तो ये रहा तुम्हारा ए उत्तर। इसको तुम बेटा वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहां पर 1 डाल देता हूं x की जगह। अगर आप यहां पर x की जगह 1 डाल दोगे तो आपको f ऑफ 2 किसके बराबर मिलना चाहिए बेटा? 1 + 1 2 के बराबर मिलना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में आपको सेटिस्फाई होते हुए दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 - 2 2 मिलेगा। x की वैल्यू 2 डालोगे बेटा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर 5 मिलेगा। कांट बी माय आंसर। यहां पे डालोगे तो बेटा 3 मिलेगा। कांट बी माय आंसर। यहां पे डालोगे तो 4 मिलेगा। कांट बी माय आंसर। तो आप वैल्यू पुटिंग से भी इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया। जो मैंने आपको प्रॉपर फंडा बताया वो यहां पर लिखा हुआ है प्रॉपरली, यहां पर आपको सब्जेक्टिव सॉल्यूशन मिल रहा है। चलो हाँ जी भाई, आ गया तुम्हारी दुखती नस से बेटा सवाल आ रहा है, लेकिन बहुत आराम से समझेंगे, बड़े प्यार से बनेगा। पीएनसी के बेटा अच्छे लेवल के सवाल तुम कर लोगे अगर, तो जो तुमसे पूछा जाएगा तुम अपने आप बना लोगे। ध्यान से देखना सवाल को। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव साइंस कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन such that no two negative signs occur together is। तो भाई अल्टरनेटिवली प्लेस करना है, लैंग्वेज यही कह रही है।
तो भाई एक काम करते हैं, पॉजिटिव साइंस को पहले प्लेस कर देते हैं, और ये सारे के सारे आइडेंटिकल है, ठीक है, अलग अलग नहीं है ना, सारे के सारे आइडेंटिकल है। तो 5 पॉजिटिव साइंस को आप एक ही तरीके से प्लेस कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल है। लेकिन इनको प्लेस करके अब आपके बीच में कितने स्पॉट्स बने हैं, बीच में कितनी सीट्स बनी है बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो ये 5 पॉजिटिव साइंस को प्लेस करने से आपको दिख रहा है कि आपके पास 6 वेकेंट पोजीशंस बन गई हैं फॉर नेगेटिव साइंस टू प्लेस। नेगेटिव साइंस आप इनमें डालोगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नो टू नेगेटिव साइंस आर टुगेदर। बात समझ आ रही है मेरी? तो आपके पास बेटा 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है, उसमें से आपको 5 चूज करने हैं, 65। अब ये नेगेटिव साइंस भी तो आइडेंटिकल हैं, तो इनको आपस में रीअरेंज करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नए टाइप की अरेंजमेंट्स मिलेंगी क्या? नहीं। हेंस द आंसर इज सिंपली 65। बात समझ आई? विच इज इन ऑप्शन डी। अगेन यहां पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपको सर ने समझा दिया है। अब भाई लिमिट का सवाल आ गया है। ऐसे सिंपल सिंपल से ही सवाल आएंगे बेटा तुम्हारे स्कूल के फाइनल एग्जाम्स में, है ना। जेई का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो तुम कि तुमको अच्छे अच्छे लिमिट के सवाल करने हैं, लेकिन ये बेसिक सवाल आने चाहिए तुमको। यहां पर देखो बेटा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई एज एक्स अप्रोचेस पाई। चलो भाई तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि फंक्शन कैसा दिख रहा है। तो भाई साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई दिख रहा है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एज एक्स टेंड्स टू पाई। तो बेटा अब तुमको यहाँ पर x माइनस पाई दिख रहा है, तुमको पता है तुम साइन x को कैसे लिख सकते हो बेटा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स लिख सकते हो। और नीचे वाले में से भी अगर तुम माइनस साइन निकाल दोगे तो नीचे वाला भी पाई माइनस एक्स की तरह लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर x को अगर तुम पाई अप्रोच करवाओगे तो ये तुम्हारा वही साइन एक्स बाय एक्स वाला स्पेसिफिक लिमिट बन रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट बन रहा है, यानी कि ये 1 को अप्रोच कर जाएगा बेटा। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा -1, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। ये सवाल बन गया भाई, आ जाओ भाई। ओहो हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, तुम्हारे सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है ऐसा सवाल, और तुम्हारे स्कूल टीचर्स का भी फेवरेट सवाल होता है। ध्यान से समझना, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा क्रूशियल सवाल है। a माइनस बी तुमको पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो आपको 1 प्लस टैन ए 1 माइनस टैन बी किसके बराबर होगा ये पूछा है बेटा। तो सबसे पहले आप लोगों को जब दिख रहा है यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप का चाहिए 1 प्लस टैन ए 1 माइनस टैन बी, आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि यार हमको दोनों साइड पे टैन लेना पड़ेगा और फिर टैन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो बेटा टैन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, टैन पाई बाय 4 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। टैन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है दोस्त, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। आप लोगों की प्रैक्टिस मेरे साथ साथ चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि सर सॉल्व कर रहे हैं और हम बस देख रहे हैं, ऐसे में मजा नहीं आएगा बेटा। तो ये तुम्हारा एक तरीके से तुम टेस्ट भी समझो, रिवीजन भी समझो, और जैसे मैंने बोला जो भी तुम्हारे पेन एरियाज होते हैं उनके अराउंड मैं तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी देता रहूंगा, तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटर भी करता रहूंगा। लेकिन आप लोगों को बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ये नहीं कि सर यहां पर मेहनत कर रहे हैं और हम टक टकी लगा के देख रहे हैं। टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब बेटा यहां से अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग यहां पर सिंपली लिख सकते हैं टैन ए माइनस टैन बी इज इक्वल टू 1 प्लस टैन ए टैन बी। अब देखो बेटा यहां पर ना मैं रुक जाऊंगा क्योंकि मेरे को ये चीज ना दिख रही है। अगर आप यहां पर बेटा ये ब्रैकेट ओपन करते हो, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लेते, थोड़ा सा बंद कट गया हमारा, इसको ऐसे ले लेते हैं। अगर आप यहां पर बेटा ब्रैकेट ओपन करते हो तो 1 प्लस टैन ए 1 के साथ खुलेगा तो ये 1 प्लस टैन ए आ जाएगा, और फिर यहां पर 1 प्लस टैन ए माइनस टैन बी के साथ खुलेगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टैन बी और फिर माइनस टैन ए टैन बी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, 1 ये रहा, माइनस टैन ए टैन बी ये रहा, माइनस टैन बी ये रहा। तो अब यहां पे ऊपर और नीचे वाले में थोड़ी सी चीजें देखने की कोशिश करो, तो आपको दिख रहा है कि सर टैन ए माइनस टैन बी है, इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये चीज बन जाएगी मेरी पूरी की पूरी। और ये चीज किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में आपको 1 दिख रहा है, यहां पर एक 1 खड़ा हुआ है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2 मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में। वरना आप बेटा कुछ नहीं करेंगे, अगर आपको ये चीज स्ट्राइक नहीं कर दी तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना बेटा, इसको यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है और आप लोगों को फिर दोनों साइड पे +1 करना है, तो आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हैक भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले। ये रहा बेटा आपका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भाई मजेदार सवाल है बाइनोमियल का, ध्यान से देखना, टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऐसे सवाल कर लोगे तो बेटा आप जो तुम्हारे स्कूल में आएंगे ना, तुम ऐसे चुटकियों में फोड़ दोगे उनको।
x दिया हुआ है बेटा 99 टू द पावर 50, 100 टू द पावर 50, और y दिया हुआ है ये, और मेरे को x और y को कंपेयर करना है। ऑप्शन से मेरे को पता चल रहा है। अब देखो ऐसे सवालों में चीजों को पकड़ते कैसे हैं बेटा, स्पॉट कैसे करते हैं, मैनिपुलेशन कैसे चालू होता है। ये तुम्हारा 100+1 है, ये तुम्हारा 100-1 है। यहीं से ही बेटा तुम अब गेम खेलना चालू करोगे तो तुम लोग सवाल को आगे बढ़ाओ, तुमको रास्ता अपने आप दिखता चला जाएगा, कहां पे लेके जाना है, मैनिपुलेशन कैसे करनी है, सारी चीजें बेटा आपको धीरे धीरे समझ आती रहेंगी। तो सबसे पहले बेटा मैं y को लिखता हूं ऐसे 100 + 1 टू द पावर 50। अब इसको y खोल देते हैं हम लोग, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां पे लगा देते हैं, फटाफट से बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 50c0 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर 50 प्लस 50c1 100 टू द पावर 49 एंड सो ऑन बढ़ता चला जाएगा। ये तुमको पता है। आ जाओ, अब आ जाओ बेटा इस पे। x नहीं है ये, क्योंकि x इन दोनों का सम है बेटा। तो अब मैं बात कर रहा हूं 100 - 1 टू द पावर 50 की। अब आपको पता है बेटा बीच में प्लस बीच में माइनस कैसे खुलता है, नीचे वाला जो होगा वो अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव में खेलेगा। तो फर्स्ट टर्म आपकी बेटा पॉजिटिव रहेगी और सेम रहेगी 100 टू द पावर 50, और सेकेंड टर्म अब आपकी नेगेटिव हो जाएगी 50c1 मल्टीप्लाइड बाय 100 टू द पावर 49 प्लस और फिर माइनस, ऐसे कर करके बेटा ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, कहानी क्लियर। अब देखो यहां से देखो तुमको यहां तक पहुंचना है, 100 की पावर 50 तुमको चाहिए बेटा, और तुमको पता है कि यहां पर y और x में किस तरीके से रिलेशन आएगा, कौन सा बड़ा है, ये सब्ट्रैक्शन ही बताएगा ना बेटा, ऐड करके तो नहीं पता चलेगा। y या फिर x में अगर कोई बड़ा है जो तुमको ऑप्शंस में दिख रहा है तो तुम डिफरेंस लोगे, उससे तुमको आइडिया लगेगा ना। तो एक काम करो, तुम इन दोनों का डिफरेंस लो। ठीक है, इन दोनों का तुम डिफरेंस लोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक बात बताओ, ये सारी की सारी टर्म्स, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और तुम्हारे पास सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म ये सब की सब डबल होते हुए दिखाई देंगी। तो अगर तुम यहां पर ये चीज देखते हो तो तुमको दिखता है 101 टू द पावर 50 माइनस 99 टू द पावर 50, दिस विल बी इक्वल टू, ये चीज डबल होगी मुन्ना, है ना। तो 50 इंटू 2 100 इंटू 100 टू द पावर 49, 100 टू द पावर 50 मिल गया। बोलो अब यहां पर आगे क्या चलेगा, जो अगले होगा बेटा मेरे को उससे कुछ भी मतलब है क्या, वो जैसा मर्जी दिखे, मैं बहुत इजीली बता सकता हूं, लेकिन उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरे को चीज चाहिए थी वो मेरे को मिल गई। अब बेटा अगर तुम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो तुमको कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई y इज इक्वल टू x प्लस समथिंग है। तो यहां से तुम क्लियरली बोल पा रहे हो कि तुम्हारा y जो है वो x से बड़ा होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो चीज मैंने यहां पर समझाई बेटा वही चीज यहां पे डिटेल में लिखी हुई है, आप लोगों की रेफरेंस के लिए है। चल बढ़ते हैं आगे बेटा, इनइक्वालिटी का सिंपल सा सवाल है, पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि तुम्हारी पेशेंस लूज हो जाती है ऐसे सवालों में, है ना। तो बेटा तुम लोग अगर मेरे को प्रॉपरली पेशेंस के साथ सवाल सॉल्व करते हुए देखोगे तो शायद थोड़े से मोटिवेटेड फील हो करोगे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, तो भाई यहां पर दो अपने को दिया हुआ है, उसके बाद कॉमन सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x + 5 है तो ये हो जाएगा आपका x + 5 माइनस 7x + 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x + 9। वेरिएबल को वेरिएबल के पास, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका -6 और यहां पर 10x लेस देन इक्वल टू 5 14, ये हो गया अपना 19, और 19 में से बेटा 9 निकालोगे तो बचेगा तुम्हारा 10, है ना। पॉजिटिव नहीं आएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, तो बेटा आपका x लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है पहली वाली इनइक्वालिटी के हिसाब से। अब हम लोग बेटा दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो ये हो जाएगा अपना 2x - 6 माइनस 7x - 35 लेस देन इक्वल टू 3x - 9। अगेन सेम गेम खेलेंगे बेटा, वेरिएबल को वेरिएबल के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका -5x, उधर जाकर हो जाएगा ये 8x। तो 8x बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 35 और 6 हो गए 41। 41 में से बेटा तुम 9 निकाल दोगे तो ये हो जाएगा 32, है ना, और माइनस का 32 बनेगा यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब यहां पर बेटा अगर तुम 8 से डिवाइड कर देते हो, पॉजिटिव नंबर है, तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो अब बेटा ये आपको बता रहा है कि भाई ये रहा मान लो आपका 1, इससे मेरे को पहले पहले रहना है ना, और ये पॉइंट इंक्लूडेड। और ये वाली इनइक्वालिटी आपको बता रही है कि भाई -4 से ऊपर ऊपर रहना है, और ये चीज इंक्लूडेड। तो ऑब्वियस सी बात है -4 से 1 की कहानी ही दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो आपका करेक्ट आंसर अब सामने एकदम चमक रहा है आपके, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेशेंस के साथ करना है, सवाल आसान होते हैं, सॉल्यूशन लंबा है लेकिन बेटा आसान है ना।
सवाल आपका आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, सिंपल सा सवाल है, सेट्स के सवाल ऐसे ही आएंगे भाई। तो देखो गलतफहमी मत पाल लेना, ये आपका सिंगलटन है, ठीक है, जीरो लिखने से नल सेट नहीं हो जाता। यहां पर इस चीज को चेक करना, इस चीज को चेक करना, आपको यहां पर बेटा फाई नहीं मिलेगा, एम्प्टी नहीं मिलेगा सेट, ये है बेटा आपका एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। साइन 18 किसके बराबर होता है? ये ऐसा कुछ बेटा रिजल्ट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद होंगे ना, तो आप फटाफट से बेटा ऐसे सवालों को बनाकर आ जाओगे। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, साइन 18 किसके बराबर होता है बेटा? √5 - 1/4। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब बेटा ये साइन 18 की वैल्यू निकलती कैसे है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है बेटा। तो देखो यार, अब 18 दिया हुआ है तो 36 और 54 के बारे में सोचो। 36 हो जाएगा बेटा, अगर आप 18 को थीटा मानोगे तो 36 हो जाएगा 2 थीटा, और 54 हो जाएगा 3 थीटा, और ये 2 थीटा प्लस 3 थीटा आपको 90 डिग्री यानी कि 36 प्लस 54 90 डिग्री के बराबर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आप ऐसे ही लिख लो, सबसे पहले आप 18 को थीटा मान के चल रहे हो, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा आपका हो जाएगा बेटा 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब यहां से 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 90 - 3 थीटा। अब बेटा दोनों साइड पे अगर आप साइन ले लेते हो तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 - 3 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, और यहां पर हो जाएगा बेटा आपका कॉस ऑफ 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए भाई, मैंने फॉर्मूला वाली एक चीट शीट डाल भी रखी है 10-12 मिनट की। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज आप यहां पर डालेंगे तो आपका कॉस थीटा बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं इसको, 2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब कुछ नहीं करना बेटा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको साइन के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, उसको सॉल्व करोगे तो तुमको साइन थीटा यानी कि साइन 18 की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए, ये सब आपको एग्जाम में जाके मेहनत नहीं करनी है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई बनाते कैसे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा इसका सॉल्यूशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सीधा स्टैंडर्ड लिमिट आपको दी हुई है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, x to the power n minus a to the power n upon x minus a की लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस a। तो क्या आंसर होता है भाई? n a to the power n minus 1, दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर। बढ़े थोड़ा सा और आगे। इन एन एग्जामिनेशन, भाई बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आएगा। In an examination, a candidate has to pass in each of the 5 subjects. In how many ways can he fail? एक बात बताओ, उसको पांचों सब्जेक्ट्स में पास होना मैंडेटरी है, जैसे आप लोगों को भी होता है बेटा, अगर एक में भी फेल हुए तो कंपार्टमेंट आ जाती है, ठीक है। तो अगर वो 5 में से एक में फेल हो गया तो वो फेल ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पास वो तब होगा जब हर सब्जेक्ट में पास होगा। अगर वो 2 में फेल हो गया तो भी उसका गेम खराब होगा, 3 में फेल हो गया तो भी उसका गेम खराब होगा, 4 में फेल हो गया तो भी गेम खराब होगा, और 5 में फेल हो गया तो भी गेम खराब होगा। अब बेटा आपको 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 को सिर्फ ऐड करना है, सिंपल यहां पर कैलकुलेशन है, आप इसको ऐड करेंगे आपको आंसर ए के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है सिंपल सा, लेकिन इस सवाल में आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से यार आप लोगों ने केसेस बनाकर उनको ऐड करना था। लेट a is equal to this and b is equal to this and a is the subset of b. If every element of x is also an element of y, then x is the subset of y. एकदम डेफिनेशन बेस्ड सवाल है बेटा। सबसे पहले एजर्शन को चेक कर लो, हाँ भाई ये इसका सबसेट है, दिस इज करेक्ट। Every element of x is also an element of y, then x is a subset of y, absolutely correct। तो भाई एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और आपका रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके एजर्शन को। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द सम ऑफ इनफाइनाइट, देखो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहे हैं। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, बेटा इतना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में इससे सवाल आएगा ही आएगा, कंपटीशन में भी इससे सवाल फिक्स है, a/1 - r प्रोवाइडेड मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका एजर्शन एकदम सही है भाई। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज Sn, यही फॉर्मूला होता है आपके Sn का, ये भी सही है। लेकिन क्या ये इंटरकनेक्टेड है बेटा? क्या ये इंटरकनेक्टेड है? द आंसर इज नो। ये बातें कुछ आपको पता होनी चाहिए बेसिक। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलो भाई नेक्स्ट सवाल है, डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड मॉडुलस फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आराम से समझेंगे इस सवाल को। मैं आपको नॉर्मल तरीके से भी करा दूंगा, ग्राफिकली तरीके से भी करा दूंगा। पहले एक बात बताओ, मॉडुलस फंक्शन है तो एक्स पे कोई लिमिटेशन है क्या? डोमेन की बात करूं तो बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगी डोमेन। अब मुद्दा है बेटा रेंज का, तो पहले हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर x-2 पे मॉड लगा हुआ दिख जाए तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, मतलब 0 से बड़ा और इंफिनिटी तक कहीं पर भी जा सकता है। अब इसी के आगे बेटा देखो फंक्शन ऐसे बना हुआ है कि इसके आगे एक नेगेटिव साइन है, तो अगर आप इसके आगे नेगेटिव साइन डाल दोगे, और अब लॉजिकली सोचो,
ठीक है, लॉजिकली सोच लो, कोई चीज जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जा रही थी, आपने उसके आगे एक नेगेटिव साइन डाल दिया, तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तो हो जाएगी ना, बोलो आया ना। तो यहां पर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी और यहां पर आ जाएगा जीरो। अब आपको दिख रहा है इसी फंक्शन में वन ऐड किया हुआ है बेटा, तो तीनों जगह वन ऐड कर दो, पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो चलो भाई, माइनस इन्फिनिटी में अगर एक ऐड कर दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आप लोग बोलोगे नहीं पड़ेगा सर। और यहां पर आपको जो फंक्शन बनाना था आपने वो बना लिया, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बच्चा, वन। यही क्या है आपका एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स बेटा माइनस इंफिनिटी से वन के बीच में रहेगा, वन पे तुम्हारा इक्वालिटी का साइन भी है, तो ये आ गया तुम्हारा रेंज। किसी चीज को बेटा देखो अब तुम ग्राफिकली भी कर सकते हो। सबसे पहले तुमको बता रहा हूं मैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है, तुम सबने पढ़ा है मॉडुलस एक्स का ग्राफ बेटा ये रहा, ठीक है, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स और ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स के ग्राफ से y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू के ग्राफ तक कैसे पहुंचोगे बेटा, इसके लिए ना तुम डायरेक्टली जीरो पॉइंट को टारगेट कर सकते हो। अगर तुमको y इज इक्वल टू मॉड एक्स दिया होता है तो ये जो तुम्हारा चोंच बनती है, जो ये कॉर्नर पॉइंट आता है, ये x इज इक्वल टू जीरो पर आता है ना, जो कि तुम्हारा जीरो पॉइंट है, मतलब जहां पे तुम्हारा y जीरो होने वाला है। तो अगर मैं तुमको मॉड एक्स ना लिख के ये लिख दूं, तो मेरे को एक बात बताओ कि y जीरो कहां होगा, तो तुम लोग बोलोगे सर x इज इक्वल टू टू पे, तो x इज इक्वल टू टू इसका जीरो पॉइंट है। तो अब तुम समझो कि तुम्हारी जो ये चोच है, जो ये कॉर्नर पॉइंट है, वो x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू टू पे शिफ्ट करनी है तुमको, और तुमको मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ कैसा होगा बेटा, ऐसा। और ये कहां है बेटा, ये है x इज इक्वल टू टू पे। ढंग से नहीं यहां पर इसने काटा इसको, तो भाई हम लोग इसको प्रॉपरली बना लेते हैं ऐसे। अगेन ढंग से नहीं बनी बेटा, चल एक काम करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। थर्ड टाइम इज अ सक्सेस, x इज इक्वल टू टू। अब आप लोगों को इसको करना है नेगेटिव, मतलब आपको इसकी शेप उल्टी कर देनी है बेटा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ। तो एक बात बताओ, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, ये वाली चीज सिंपली बस ऐसे हो जाएगी। कर दी। अब इसमें आपको क्या करना है, वन ऐड करना है, तो बेटा इसको आप वन उठा दो, तो आपको यही वाला ग्राफ मैं छोटा सा यहां पर बना देता हूं, पता है ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा। अब एक बात बताओ, इसकी रेंज आप लोग यहां से स्पॉट कर पा रहे हो, ये और कुछ नहीं है बेटा, y इज इक्वल टू वन है, तो वन से नीचे नीचे रहेगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू वन जो आपने यहां पर निकाला था। लेकिन ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे क्लास 12th में ये बहुत हेल्प करेंगी चीजें। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी चीजों को, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को अपने बिल्ड करते हुए चलेंगे तो बेटा आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां पर प्रॉपरली आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपको ए सेट के अंदर बेटा 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी सेट के अंदर अपने पास 4 हैं, सी के अंदर अपने 4 हैं, और ये बोला हुआ है ये वेरीफाई कर दो। तो भाई सिंपली हम लोग कर देते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज उठा लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा आपके यहाँ पर, ए कॉमन है, बिल्कुल है, सी कॉमन है, बिल्कुल है, ई कॉमन है, बिल्कुल है। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी में आपका ए, सी और ई चला जाएगा। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ बेटा, इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो ये वाला सेट उठाओ और सी उठाओ और देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप लोग बोलोगे ए कॉमन है, नहीं, सी कॉमन है, नहीं, ओनली ई। तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ इस सेट में ई आएगा। अब हम लोग पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को। तो सबसे पहले उठाओ बेटा बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि इन दोनों की कॉमन एलिमेंट्स उठाओ। तो आप बोलोगे ई कॉमन है, बिल्कुल है, जी कॉमन है, बिल्कुल है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो यहां पर बेटा अपने पास दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, ई और जी। क्लियर। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो जाएगा, इसका यहां पर दो एलिमेंट्स और इनमें देखो क्या कॉमन है। तो तुम बोलोगे सर सिर्फ ई कॉमन है। तो देख के बताओ क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यहां पर तुमको जो लेफ्ट हैंड साइड में था वही राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा है, हेंस प्रूव्ड हो गया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वैसे तुम इसको एज अ थ्योरम भी पढ़ते हो, एज अ प्रॉपर्टी भी पढ़ते हो,
तो ए इंटरसेक्शन बी पे ब्रैकेट लगा लो या फिर बी इंटरसेक्शन सी पे ब्रैकेट लगा लो और तीसरे वाले के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तुमको चीज सेम ही मिलने वाली है। भाई ये सवाल अच्छा है, आराम से समझेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आराम से करेंगे, पेशेंस से करेंगे। पहले सवाल को बेटा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिर तुमको अपने आप ही समझ आ जाएगा अप्रोच क्या लगेगी। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। एक बात बताओ, इसको सोचना अगर चालू करोगे तो भाई इन दोनों पॉइंट्स को सबसे पहले यहां पर इमेजिन करो, ए और बी। ए हो गया बेटा आपका 2,3 और ये हो गया आपका 4,-5 बच्चा। आप लोगों ने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक ऐसे लाइन सेगमेंट बना ली। अब आपको बोला है कि यार इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स दैट आर मेंशन्ड हियर इज डिवाइडेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट। मतलब कोई लाइन इमेजिन करो, ये तीसरे और चौथे पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लाइन इमेजिन करो। अगर मेरे को इस लाइन की इक्वेशन पता हो तो क्या ऐसा सवाल तुमने 10th क्लास में नहीं किया है कि दो पॉइंट्स दिए होते थे, एक लाइन दिया होता था और पूछ लेता था कि ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगी? ऐसा सवाल किया है ना। तो मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन तक पहुंच जाऊं तो मेरा सवाल एक 10th क्लास के सवाल में रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपको मैं बोल दूं कि आप सी पॉइंट ले लो 6,8 को और डी पॉइंट ले लो बेटा किसको, -3, -2 को, आपको दो पॉइंट्स गिवन है कि आप लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, आप फटाफट से इक्वेशन लिख डालो बेटा। तो y+2, y माइनस ऑफ -2 मतलब y+2 हो जाएगा, x माइनस ऑफ -3 यानी कि x+3, दिस विल बी इक्वल टू स्लोप। तो 8 माइनस ऑफ -2 बेटा 10 हो जाएगा, 6 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 9y प्लस 18 विल बी इक्वल टू 10x प्लस 30। तो यहां से 10x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपने ये लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अब इसके आगे हम लोग क्या करते थे बेटा, हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग मानते थे कि भाई ये जो लाइन है ना ये AB को k:1 में डिवाइड कर दी है। तो अब फटाफट से इसके x और y कोऑर्डिनेट लिख लो k की टर्म्स में। तो x कैसा दिखेगा बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 4k + 2/k+1। तो हमने x और y कोऑर्डिनेट निकाल लिए इस k की टर्म्स में। अब क्या करते थे इसके आगे बताऊंगा। तो यहां पर बेटा -5k + 3/k+1। यार एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे ही तो लाई करता है जो तुमने निकाली है। तो अगर ये x और y की वैल्यूज जो कि k की टर्म्स में है तुम यहां पे डाल दोगे बेटा, तो क्या तुमको k की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? बोलो हाँ या ना। और k की वैल्यू मिलते ही तुम्हारा सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद ही पॉइंट के पीछे मत भागना, तुमको सिर्फ वो रेशो पूछा है। जैसे ही तुम ये x और y की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ k बेटा इस इक्वेशन में डाल के सेटिस्फाई कराओगे, तुमको k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू ही तो तुमको चाहिए थी, रेशो ही तो तुमको चाहिए था। बस इसके आगे तुम सॉल्व कर लेना, यहाँ पे तुम्हारा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। k की वैल्यू बेटा देखो -5/97 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। ओहो हो, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से समझना। कैलकुलेट आप कर लोगे लेकिन आपको मुद्दा समझ आना चाहिए। The letters of the word Suriti are written in all possible orders and these words are written out as in a dictionary. Find the rank of the word Suriti. तो सुरती भाई जिन भी लेटर्स से बन रही है हमने उन लेटर्स को ऑब्जर्व करना है, उसके हिसाब से हमने इन लेटर्स से वर्ड्स बनाने हैं, उनको डिक्शनरी फॉर्मेट में प्लेस करना है और बताना है बेटा कि सुरती कौन सी रैंक पर आएगा। समझ रहे हो? तो बढ़िया तरीके से सोचना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले बताओ इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले अल्फाबेट कौन सा आ जाएगा ऑर्डर वाइज? तुम लोग बोलोगे सर आई आ जाएगा। तो आई से बनने वाले टोटल कितने वर्ड्स हो जाएंगे तुम्हारे पास? तुम्हारे पास टोटल 6 हैं बेटा। तो 1 2 3 4 5 पोजीशंस तुम्हारे पास बच गई, जिसमें तुम्हारे पास एक आई है, एक एस है, एक यू है, एक आर है, एक टी है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो मतलब ये तो हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 वर्ड्स तो तुम्हारे आई से स्टार्ट होके बनेंगे। इसके बाद अब तुम क्या करोगे? अब तुम बेटा नेक्स्ट इंसान के पास जाओगे। तो एक बात बताओ, आर पहले आता है या फिर एस पहले आता है? तो तुम लोग बोलोगे सर आर पहले आता है। अब आर के बाद तुम लोगों को दोबारा से 5 पोजीशंस दिखेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि अब इन 5 में से 2 कॉमन है आई।
तो तुमने ये वाला केस पढ़ा होगा। ऐसे में हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो मतलब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 120/2 60। अब इसके आगे थोड़ा सा और समझो मेरी चीजों को। अब तुमको बेटा एस से गेम चालू करना है, ठीक है। एस से तुम गेम चालू करोगे ना, और देखो सुरति भी एस से ही चालू होता है। तो सबसे पहले तुम जब एस से गेम चालू करोगे तो एस के बाद तुम क्या रखोगे, एस के बाद तुम रखोगे आई को। एस के बाद तुम रखोगे आई को, क्योंकि आई सबसे पहले आता है, और यहां पर 4 पोजीशंस फिल करोगे। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 24 के बराबर होता है। लिख दिया। अब नेक्स्ट पकड़ना, एस आई वाला तुमने गेम खेल दिया बेटा। अब एस आई के बाद तुम्हारा कौन सा आएगा, अब आएगा तुम्हारे पास एस आर। एस आर के बाद यहां पर 4 लोग हैं जिसमें से 2 कॉमन हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 12। ठीक है। अब u से पहले आ जाता है t, बोलो हाँ या ना। u से पहले आ जाता है t, तो बेटा तुम एस टी से चालू होने वाले भी लोगे, क्योंकि ये सारे के सारे एस यू से पहले आ जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगेन तुम्हारे पास 4 पोजीशंस होंगी, जिसमें से तुमको 4 प्लेस करने, जिसमें 2 कॉमन है, तो अगेन ये 12 हो जाएगा। अब तुम लोग आगे बढ़ोगे और आओगे बेटा एस यू वालों पर, ठीक है। एस यू वालों पर आओगे। अब एक बात बताओ, एस यू आई वाले जो हैं वो एस यू आर वाले से पहले आ जाएंगे, तो एस यू आई से तुम लोग शुरुआत करो। अब इसके बाद तुम्हारे पास 3 बची हैं पोजीशंस, जिसमें तुमको 3 लोगों को बिठाना है बेटा, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। अब बेटा तुम जाओगे, आई खत्म हो गया, अब एस यू के बाद टी नहीं लोगे, आर लोगे। आर पहले आता है बेटा, और यही तुम्हारा अब सुरति का भी इनिशियल है। अब यहां पे सोचो कि आगे तुमको 3 लेटर्स को प्लेस करना है, और तुमको बेटा इति दिख रहा है। इति से पहले वाले केसेस सोचने की कोशिश करो। तो तुम लोग बोलोगे सर सुर के आगे अगर मैं ऐसा लिख दूं, आई टी लिख दूं, तो क्या ये सुरति से पहले आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। इसके बाद बेटा एस यू आर, और यहां पर अगर तुम टी लिख देते हो तो वो अब इसके बाद चला जाएगा, क्योंकि आई के बाद आता है टी। तो इसके बाद अब सीधा बेटा यही वाला बंदा आएगा जो तुमको चाहिए। तो अब ये बताओ कि कौन सी पोजीशन पर हो गया। तो भाई 120, 180, 180, और फिर ये हो गया अपना 24 और 6 30, 210, 210, और ये हो गया बेटा 24, 234, 234, 235, 236। सो 236 विल बी द आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। यस, जो चीज समझाई तुमको डिटेल में वो सारी की सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं। तुमको ये डायरेक्टली पढ़ के समझ नहीं आता, लेकिन तुमको इस एक्सप्लेनेशन के बाद, आज के बाद ऐसा सवाल जब भी आए बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट प्रॉब्लम है पीएनसी की। अगर तुम ये सवाल समझ पा रहे हो, इस सवाल के अराउंड सोच पा रहे हो, अब वो कैसा मर्जी सवाल दे तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में, तुम पक्का फोड़ोगे ही फोड़ोगे बेटा उस सवाल को। तो पीएनसी का खौफ थोड़ा सा कम हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम्हारी सारी की सारी बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज हो जाएगी पूरी की पूरी। Show that the coefficient of the middle term in the expansion of this is equal to the sum of the coefficients of the middle terms in the expansion of this। तो भाई मिडिल टर्म पे बेस ये सवाल है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर को पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा आपकी पावर है 2n, और यहाँ पर है 2n-1। चलो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं बेटा। पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है बेटा, n+1। अगर पावर आपकी n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाती है एक्सपेंशन में, n+1। तो यहाँ पर पावर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 2n+1, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहां पर आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी ऑड, तो यानी कि एक मिडिल टर्म आएगी। और एक स्पेसिफिक केस लेके समझ लो, जैसे मान लो तुम्हारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 13, तो अब तुमको मिडिल टर्म निकालनी है, तो तुम क्या करते हो, 13 में 1 ऐड करते हो, 14, 14/2 7वीं तुम्हारी मिडिल टर्म होती है। तो यहां पर इसकी मिडिल टर्म क्या होगी बेटा, 2n+1 में +1 करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, और ये कुछ नहीं मिल रहा तुमको, बल्कि n+1 टर्म मिल रही है। तो फटाफट से अब बेटा तुम लोग जानते ही हो कैसे लिखा जाता है भाई जनरल टर्म। तो n+1 टर्म निकालनी है,
तो हम लोग इसको फटाफट से लिख देते हैं अपनी जनरल फॉर्मूला से। ये हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास 2n cn, और फिर 1 की पावर कुछ भी रहेगा उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, और फिर x की पावर क्या आ जाएगी बेटा n। तो यहां पर कोफिशिएंट से मतलब है, तो अपन ने इसको सर्कल कर लिया। अब आ जाओ बेटा यहां पर, ये है एक ऑड नंबर, तो यहां पर अब नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी इवन के बराबर, 2n माइनस 1 प्लस 1, 2n टर्म्स रहेंगी, 2n एक इवन नंबर है। अब बेटा इवन वाले केस में तुमको दो मिडिल टर्म्स मिलती हैं, और कैसे निकालते हो? अब देखो कोई स्पेसिफिक केस ले लो, मान लो 12 टर्म्स है, तो अब तुमको क्या करना होता है, 12/2 छठी और इसके अगली वाली 7वीं, ये दोनों की दोनों आपकी मिडिल टर्म्स बन जाती हैं। तो यहां पर बेटा 2n आएगा आपका, तो आपको क्या करना है बेटा, 2n का आधा यानी कि nth टर्म लेनी है और n+1th टर्म लेनी है। फटाफट से यहां से सबसे पहले एक काम करते हैं, n+1 टर्म लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 2n-1 cn और x की पावर n, और आपकी बेटा nth टर्म किसके बराबर हो जाएगी, 2n-1 cn-1 x टू दी पावर n-1। कोफिशिएंट से मतलब है, सर्कल कर लिया। फटाफट से इन दोनों का एडिशन देखो, और यही आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होगा। यहां से आपका एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा रिवाइज हो जाएगा, 2n-1 cn प्लस 2n-1 cn-1। तो बेटा NCR प्लस NCR-1 वाली फीलिंग आ रही है, किसके बराबर होता था, n+1 CR। n+1 यानी कि जो ऊपर है इसमें एक ऐड कर दो, तो 2n-1 + 1 हो जाएगा 2n। C R मतलब इनमें से जो बड़ा वाला है वो यहां रख दो, n। यही दिख रहा है आपको यहां पर, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा बहुत ही अच्छा सवाल था, एक ही सवाल से तुम्हारे बाइनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट, जनरल टर्म का, मिडिल टर्म का, तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR, आता ही आता है सवाल। यहां पर तुमको बेटा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। डिफरेंशिएट दिस, तो बेटा देखो फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल है, एकदम पेशेंटली करेंगे। सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है, f' कैसे निकाला जाएगा भाई, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, यहां पर क्या आएगा बेटा, f(x + h माइनस f(x अपॉन h एज h अप्रोचेस 0। तो सारी की सारी चीजें यहां से बेटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, यहां पे क्या बनेगा, f(x + h क्या हो जाएगा, x + h का होल स्क्वायर -1। बेटा एकदम पेशेंटली करना है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो पेशेंटली, तभी आपकी जेन्युइन प्रैक्टिस होगी। यहां पर आएगा बेटा x + h माइनस, यहां पर आएगा x² -1 अपॉन x, और नीचे आ जाएगा हमारा प्यारा सा बेटा h एंड h अप्रोचेस 0। अब यहां पे कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले ना ये न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो चीजें कैसी दिखेंगी आपको, देखिए x + h का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं अब, x² + h² + 2xh, ठीक है, और -1 हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद x, फिर माइनस, यहां पर चलेगा बेटा x² -1 मल्टीप्लाइड बाय x + h, और तुम्हारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, x टाइम्स h टाइम्स x + h, h x और x + h, और इसी की ही लिमिटिंग वैल्यू एज h अप्रोचेस 0। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं भाई, सारा का सारा काम आपका हो जाएगा बेटा h x और यहां पर x + h, x का क्यूब, यस, h² x, यस, 2x² h मिलेगा, बिल्कुल, -x, फिर यहां से क्या क्या मिलेगा बेटा, देखो x² को x के साथ लोगे, x³ माइनस साइन यानी कि -x³, फिर x² को h के साथ लोगे, x² h विद माइनस साइन -x² h, फिर -1 इंटू x यानी कि -x, और फिर माइनस साइन के साथ हो जाएगा +x, और फिर आएगा बेटा -h विद माइनस साइन यानी कि +h। देखो न्यूमरेटर में क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, तो x³ को -x³ ले गया, और -x को +x ले गया, और 2x² h -x² h, तो बेटा ऊपर हमारे पास बचा h² x + 2 -1 यानी कि +x² h +h अपॉन, नीचे आ गया बेटा h x x + h। तो देखो ऊपर h दिख रहा है तुमको, नीचे भी h दिख रहा है बेटा, तो तुम लोग h को उड़ा दो हर जगह से, तुम्हारे पास बचा क्या बेटा, तुम्हारे पास न्यूमरेटर में बच गया hx + x² + 1
अपॉन एक्स टाइम्स एक्स प्लस एच। फटाफट से बेटा इसमें एच को जीरो अप्रोच करवा के बताओ क्या तुमको मिलने वाला है। जैसे ही तुम एच को जीरो अप्रोच करवाओगे ये गया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको तुम लोग प्यार से ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यही तुम्हारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तुम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, u बाय वी से तुमको यही मिलने वाला है। प्रॉपरली तुमको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ दिख रहा है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उसने बाई चांस ये लिख दिया, अगर वो बोलता है इसको डिफरेंशिएट करो, सिंपली डिफरेंशिएट करो, तो मैं यहाँ पर बेटा u बाय वी वाला रूल लगा के कर सकता था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल आ गया, बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं तुमको मेथड बताऊंगा, तुम सॉल्व खुद से कर लोगे पूरा का पूरा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस। इफ द pth टर्म एंड द qth टर्म ऑफ अ जीपी आर q एंड p रिस्पेक्टिवली, तो बेटा आपको pth टर्म दी हुई है q के बराबर, और आपको qth टर्म दी गई है बेटा p के बराबर। तो यहां से आपको पता है जीपी के लिए पी टर्म कैसे लिखनी पड़ती है भाई, ए आर पी माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू क्यू। और यहां से आप क्यूएथ टर्म कैसे लिखोगे बेटा, ए आर क्यू माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू पी। बात समझ आई। अब बेटा इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ध्यान से समझना मेरी बात को। और तुमको निकालना क्या है बेटा, p प्लस क्यूएथ टर्म, यानी कि एक्चुअली तुमको निकालना है ये ए आर टू द पावर p प्लस क्यू माइनस वन। तो अगर मेरे को a और r पता चल जाए तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा ना, और मेरे को दो इक्वेशंस दे रखी हैं, और a और r दो ही मेरे अननोन्स है, क्योंकि मेरा आंसर p और q की टर्म्स में ही मेरे को चाहिए। तो बेटा इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे। देखो सबसे पहले तो तुम डिवाइड कर देना, जैसे ही तुम यहाँ पे डिवाइड करोगे a खत्म हो जाएगा, तो बेटा यहां पर आ जाएगा तुम्हारा r की, यहां पर पावर हो जाएगी p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, तो r टू द पावर p माइनस क्यू, दिस विल बी इक्वल टू q बाय p। तो r तुम्हारा सिंपली आ जाएगा बेटा q बाय p टू द पावर 1 अपॉन p माइनस क्यू। r निकल गया। अब इस r को बेटा किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सेटिस्फाई करवा दो और a की वैल्यू निकाल लो। a और r दोनों आ गया, यहां पे तुम लोगों को पुट कर देना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं तुमको एक बार डिटेल सॉल्यूशन दिखा देता हूं, वही वाला गेम है बेटा। डिवाइड करके सबसे पहले तुमने r कॉमन रेशियो निकाल लिया, r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पटक के a की वैल्यू निकाल लो। जब a और r की दोनों की वैल्यू पता चल गई तो भाई क्या p प्लस क्यू एच टर्म नहीं निकाल सकते तुम, बस उसके बाद तुमको सिंप्लीफाई वाला गेम खेलना है। चलो एक बेटा वेन डायग्राम वाला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से भी आगे के हिसाब से भी, ध्यान से समझना। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 पास्ड इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो बेटा 3 मेरे को सर्कल यहाँ पे बनाने हैं, और बहुत फेमस सवाल है, तुमने ऐसा सवाल बार बार ही किया होगा। फटाफट से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। इसको बोल देते हैं बेटा इंग्लिश का सर्कल, इसको बोल देते हैं मैथमेटिक्स का सर्कल, और इसको बोल देते हैं साइंस का सर्कल। उसने क्या बोला है, 15 पास इन इंग्लिश, 12 पास इन मैथमेटिक्स, 8 इन साइंस, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 6 हुए हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में, तो ये जो है इसका और इसका सम 6 होगा। 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 इन ऑल द 3। तो भाई चलो मेरे को ये वाली चीज मिल गई। 4 यहां है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में मिला के 6 हुए थे, अगर 4 यहां है तो दोस्त 2 यहां होंगे। उसके बाद 7 हुए हैं मैथमेटिक्स और साइंस में, 7 हुए हैं मैथमेटिक्स और साइंस में, मैथमेटिक्स और साइंस में 4 यहां है तो यहां 3 होंगे। और 4 हुए हैं बेटा इंग्लिश और साइंस में, इंग्लिश और साइंस में 4 हुए हैं, और चारों के चारों यहां हैं। तो कंफ्यूज मत होना, यहां पे 0 लिख दो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पे तुमने 0 लिख दिया। अब तुम लोग बाकी ये और ये फिल करो, हर सवाल तुमसे बन जाएगा। तो बेटा 15 टोटल पास हो गए हैं इंग्लिश में, 2 और 4 6 यहां पर हो गए, यहां 0 है तो यहां बचा हुआ 9 हो जाएगा, 9 6 15। 12 हुए हैं मैथमेटिक्स में बेटा, 2 4 6 6 3 9, तो यहां बच जाएगा तुम्हारा 3, है ना, 12 ही है ना मैथमेटिक्स में, 2 4 6 3 9, यस। उसके बाद साइंस में हुआ है टोटल 8, तो 4 3 7 यहां पर है, यहां बचेगा 1। ये तुम्हारा पूरा का पूरा बेटा सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब उसने क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी पास, रेड पेन ले लेता हूं, फाइंड हाउ मेनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस। इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हो गया,
लेकिन साइंस में भाई वो नहीं पास हो पाया, तो क्या यही नंबर नहीं दिख रहा जो कि साइंस में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन इंग्लिश और मैथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, इन मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इन इंग्लिश। मैथमेटिक्स और साइंस में बेटा वो पास हो गया, लेकिन इंग्लिश में वो बेचारा लटक गया। तो अब देखो इन दोनों का कॉमन देखो, ये 4 जो है वो तीनों में आ रहा है, मतलब इंग्लिश भी ले रहा है ये। लेकिन अगर मैं इस 3 के बारे में सोचूं तो ये मैथ्स में पास कर जा रहा है, साइंस में पास कर जा रहा है, लेकिन क्या इंग्लिश में पास कर रहा है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुआ, इन मैथमेटिक्स ओनली, सिर्फ मैथमेटिक्स ओनली में कितना है? 3। सिमिलरली बेटा अब ये चौथा वाला पार्ट आप लोग खुद से करोगे, DIY है ये, यानी कि डू इट योरसेल्फ। चौथा पार्ट खुद से देखना। चलो भाई, तुम्हारा मीन मीडियन स्टैंडर्ड डिविएशन का सवाल है। बेटा तुमको पता है मीन मीडियन तुमने 10th में जैसे निकालने सीखे थे वैसे ही तुम लोग यहाँ पर भी निकालते हो, बस ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया है, वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस। सारे के सारे फॉर्मूलाज तुमको याद होने चाहिए, और यहाँ पे तुमको पूरा का पूरा बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तुमको फॉर्मूलाज भी दिख रहे हैं, सारी चीजें तुम यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। इजी सा चैप्टर है, लेकिन सवाल आएगा ही आएगा, बस कैलकुलेशन से नहीं भागना है अपने को। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगेन मैं बोल रहा हूं ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, सेशन के एंड तक रुकना। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं आपको बता दूं। ड्रॉ द शेप ऑफ द एलिप्स 4x² + 9y² इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा बेटा x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 1। तो बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, आपका एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो आप इसकी शेप बड़ी इजीली बना सकते हैं ऐसे। ओके, थोड़ा सा नीचे वाला नहीं लग रहा तो उसको दोबारा से बना देते हैं। अब आपको पता है ये आपका a², ये आपका b², तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3,0, ये हो जाएगा आपका -3,0, ये हो जाएगा आपका 0,2 और ये हो जाएगा आपका 0,-2। चल वो जो जो पूछे मैं ऐसे चुटकियों में बताता चला जाऊंगा। फाइंड इट्स मेजर एक्सिस, ये है तुमको लेंथ बतानी है 2a की, ठीक है। एक तो तुम्हारी मेजर एक्सिस अब x के अलोंग है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा? ट्वाइस ऑफ a। a किसके बराबर है तुम्हारा? 3 के बराबर है। b किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो मेजर एक्सिस हो गई 6 के बराबर, माइनर एक्सिस हो गई 4 के बराबर। वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ c कैसे निकालेंगे? लिस्ट में क्या फॉर्मूला लगता था बेटा? c² होता था तुम्हारा a² माइनस b² के बराबर, याद होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। तो 9 - 4, तो c² हो जाएगा 5 के बराबर, तो c हो गया √5 के बराबर। वर्टिसेस, वर्टिसेस कहां है बेटा? ये रही तुम्हारी वर्टिसेस, ठीक है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। अब आते हैं बेटा डायरेक्ट्रिसेस पे। देखो नई चीज है, तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कुछ नई चीज सीख लोगे तो बुरा थोड़ा ना हो जाएगा कुछ। तो बेटा अगर तुमको एलिप्स के केस में डायरेक्ट्रिसेस के बारे में पता करना है तो +-a/e, ठीक है, यहां पर मिलती है तुमको डायरेक्ट्रिक्स। तो अब देखो ई के बारे में तो तुम जानते हो, असेंट्रिसिटी एलिप्स के केस में c/a <1, याद है <1 रहती है एलिप्स के केस में। तो अब ई की जगह बेटा c/a तुम रखोगे तो a ऊपर चला जाएगा, तो कुछ नहीं +-a² हो गया। बोलो हाँ या ना? a²/c, a² तुमको पता है किसके बराबर है? 9 के बराबर। c तुमको पता है किसके बराबर है? √5। ये लो, ये तुमको डायरेक्ट्रिसेस के बारे में पता चल गया। एक्चुअली यहां पर और यहां पर ऐसे लाई करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आके फोकाए, यहां आ जाएगा बेटा +-c, 0। असेंट्रिसिटी c/a निकल जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा? ट्वाइस ऑफ b²/a। तो b² है अपना 4 के बराबर, तो 4 दूआ 8, 8/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सारी की सारी बेटा चीजें यहां से क्रॉस चेक कर सकते हो, डिटेल्ड में तुमको सॉल्यूशन मिल रखा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और तुमको यहाँ पर sin 3x cos 3x दिख रहा है। फॉर्मूलाज मैं तुमको बता चुका हूं दोनों के, तुम ये सवाल खुद से बनाओगे। इसको बेटा मैं DIY की कैटेगरी में डाल रहा हूं, ओके। चल सॉल्यूशन तुमको यहाँ पर मिल जाएगा ताकि तुम क्रॉस चेक कर सको। यहां से तुमको cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा,
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तुमको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। और मैंने इन सब की हैक भी बता रखी है कि तुम कैसे इसको दिमाग में रख सकते हो। तुम चैनल पे जाना, 3-4 वीडियोस नीचे तुमको एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की वीडियो मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अंडर 10 मिनट्स। वहां पर मैंने ये सारे फॉर्मूलाज कैसे दिमाग में रखने हैं तुमको हैक बता रखा है, उसको तुम लोग जाके देख सकते हो। चलो भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल कर लें। बड़ी देर से तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल नहीं आ रहा था। तो भाई तुमको z दिया हुआ है 2 - 2 आयोटा। एक ही सवाल में तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज हो जाएंगे, ध्यान से समझना। यार लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लो। 1 सेकेंड रुकना बेटा। चलो तो बेटा z तुमको दिया हुआ है 2 - 2 आयोटा के बारे में, और यहां पर तुमको बेटा सारी चीजें लिखी हुई है। फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब -π से π के अंदर की कहानी अपने को देखनी होती है। मैंने तुमको बताया है, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे बेटा, इसको प्लॉट करोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। तो 2 - 2 कहां आएगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर तुम्हारा कहीं z लाई करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा 2 के बराबर है और ये भी तुम्हारा 2 के बराबर। अब यही वाला एंगल तुमको निकालना है, यही वाला एंगल, यही तुम्हारा पहले का आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये 2 है, ये 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इसको लिखोगे कैसे, 45 डिग्री नहीं, -45। एंगल का सेंस लेना बहुत जरूरी है। -π से π के अंदर तुम्हारा आंसर लिखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा -π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ z टाइम्स z बार। z टाइम्स z बार और कुछ नहीं होता, तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा भी है। तुमने आई होप मेरा बेटा वन शॉट देखा होगा। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z कुछ नहीं है बेटा, यही ओरिजिन से इसका डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 4 4 8, 8 का रूट 2√2। ये है तुम्हारा क्या, मॉड ऑफ z। मेरा z और 2 सेम लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा बेटा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं। 2√2। तो आपको चाहिए क्या, इसका स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8 के बराबर। तो दूसरे पार्ट का आंसर हो गया हमारा 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z। क्या बकवास है। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यही चीज बेटा यहाँ पर आपको दे रखी है, सारी की सारी चीजें इजिली सॉल्वेबल था। चलो भाई प्रोबेबिलिटी के सवाल की तरफ चलते हैं। 2 dice each numbered from 1 to 6 are thrown together. Let A and B be 2 events given by A even number on the first die, B number on the second die is greater than 4। तो आपको बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बताना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B फॉर्मूला से फटाफट से निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस तरीके से करवा रहा हूं कि सब्जेक्टिव में आए तो भी आप लोग इस तरीके से ही प्रेजेंट करोगे। इसको वैसे हम लोग बेटा फॉर्मूला के बिना भी बहुत इजीली फोड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला से करवा रहा हूं ताकि सारे बेसिक्स भी रिवाइज हो जाए। तो बेटा अपने को ये निकालना है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि भाई इस ए इवेंट के हिसाब से कितने केसेस हमारे लिए फेवरेबल है। इवन नंबर आ जाए फर्स्ट डाई पे। टोटल केसेस होते हैं बेटा 36। तो इसमें से 2 वाले सारे उठा लो, जहां पर पहले आपको 2 दिखता है, 4 वाले सारे उठा लो और 6 वाले सारे उठा लो। तो 6 6 6। तो बेटा इसके हिसाब से हमारे 18 लोग हो जाएंगे इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 18/36 यानी कि 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करो। नंबर ऑन द सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन 4। तो भाई दूसरे डाई पे मेरा 4 से बड़ा नंबर चाहिए, मतलब 5 और 6 वाला मेरे को नंबर चाहिए। तो अब 5 और 6, अब तुम लोग बेटा वो 36 के 36 के अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। तो बेटा ये आपका जो 5वां और 6ठा कॉलम है, इसमें जो भी है वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तुमने लिख दिया ऐसे 6 6 6 करके, तुमने 6 रो में लिख दिया, तो 6 रो और 6 कॉलम बन गया तुम्हारे। तो ये 5वें और 6ठे कॉलम में जो भी हैं वो तुम्हारे बी केस को सेटिस्फाई करेंगे। कितने होंगे टोटल, 12। तो 12/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/3। बस अब तुमको निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दोनों के दोनों चीजें साथ में कहां पर हो रही होंगी बताओ, 2 4 6। ये आ सकता है पहले पे, और बाद वाले में आ सकता है नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 2 5 लेना पड़ेगा, 2 6 लेना पड़ेगा, 4 5 लेना पड़ेगा, 4 6 लेना पड़ेगा, 6 5 लेना पड़ेगा, 6 6 लेना। तो ये 6 केसेस हो गए बेटा। तो 6/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो गया तुम्हारा 1/6।
तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 तुमको निकालना है बेटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/6 माइनस 1/6, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 4/6, यानी कि 2/3 तुम्हारा आंसर। प्रॉपरली कन्वेंशनल तरीके से करवाया है ताकि तुम्हारी चीजें बेटा अच्छे से रिवाइज हो जाए। चलो भाई, एक और स्ट्रेट लाइन के सवाल के पास चलते हैं। अच्छा सवाल है, आराम से समझना। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस अबाउट द लाइन। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं पूरा का पूरा केस विजुअलाइज करवा देता हूं, फिर सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दूंगा, और आपको शॉर्टकट भी बता के जाता हूं इसका। चलो, ये हो जाएगा बेटा आपका, लाइन क्या दिया हुआ है, 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और यहां पर एक पॉइंट ले लो 4, -13 और इसको बोल दो 2p है। ठीक है, आपको इसी का ही रिफ्लेक्शन देखना है इस लाइन में। तो बेटा रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी लगाओ और यहां पर एक पी डैश इमेजिन करो। अब पी डैश इसका पी का रिफ्लेक्शन होगा इन दिस लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा और ये इसके बराबर। अब बेटा आपको सबसे पहले ना इस वाले पॉइंट को, जिसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको टारगेट करना पड़ेगा बेटा। अगर आपने इसको टारगेट कर दिया ना तो पी डैश बड़ी आसानी से निकल जाता है। एक बात बताइए, अगर आपको एक लाइन दी हो, बहुत तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको 2 तरीके बताता हूं। चलो, आप लोग क्या करोगे, क्यू पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, तो इस लाइन पे ये वाला पॉइंट इमेजिन कर लो, अज्यूम कर लो, लिख सकते हो। आपको इक्वेशन दी गई है तो ये क्यू पॉइंट को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, देखो x कॉमा और y की जगह क्या आ जाएगा, -5x -6। तो आपने x के टर्म्स में ये क्यू पॉइंट को इमेजिन कर लिया। अब पी क्यू जो है आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू से स्लोप निकालिए। इसकी स्लोप आपको पता है -a/b -5, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, -1 से इक्वेट करिए, x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट आपको मिल गया तो एक बात बताइए, p और p डैश का मिड पॉइंट ही तो है ये। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के आप p डैश तक पहुंच जाओगे। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका थोड़ा सा मेरे को ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि थोड़ा सा ये एनालिटिकल है और बहुत बच्चे इस तरीके से नहीं सोचते। तो अगर आप सोचेंगे तो भाई बढ़िया बात है। एक बात बताइए, इसकी आपको इक्वेशन दी गई है, आपको एक ऐसी लाइन सोचनी है जो कि परपेंडिकुलर है इसके और इस पॉइंट से जाती है। तो सबसे पहले अगर एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो, उसके परपेंडिकुलर किसी लाइन की इक्वेशन लेट करनी आती है, नहीं आती तो मैं समझाता हूं। कुछ नहीं करना होता बेटा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो और साइन चेंज कर दो बीच में। तो यहां पर 5x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा बेटा x 5y, और बीच में प्लस था तो यहां पर माइनस कर दो। और कांस्टेंट की वैल्यू तुमको नहीं पता तो तुम ऐसे ही ले सकते हो। ये तुम लोगों ने एक परपेंडिकुलर इक्वेशन लेट कर ली। और देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, -5 है तो यहां पर मेरे को स्लोप मिलनी चाहिए क्या, 1/5, ताकि मेरा प्रोडक्ट -1 मिले। इसलिए ये इंटरचेंज वाला गेम खेला और बीच में साइन चेंज किया। अगर यहाँ पे 5x माइनस वाई होता तो यहां पर बेटा x प्लस 5y बनता। 5x माइनस वाई हो जाएगा तो यहाँ पे स्लोप क्या निकलेगी बेटा, 5 निकलेगी। तो यहां से स्लोप मेरे को -1/5 चाहिए थी, इसलिए मैं बीच में प्लस साइन लेता। सारे के सारे कॉन्सेप्ट हिट हो रहे हैं। अब ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि इससे क्या करती है, पास करती है। तो बेटा यहाँ पर कैलकुलेशन भी तुम्हारी आसान हो जाती है, एनालिटिकल तरीका है, जल्दी आंसर आएगा। x की जगह तुम लोग 4 रख दो, y की जगह तुम लोग -13 रख दो। तो ये हो जाएगा 4 13 पंजे 65 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -69। k की वैल्यू आ गई तुम्हारी -69। अब तुमको कुछ नहीं करना, ये वाला पॉइंट तुमको कैसे मिलेगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन है, तो इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके q की वैल्यू निकाल लो। अगेन तुम लोग p डैश तक पहुंच जाओगे। पूरी की पूरी चीज तुमको समझ आ गई। यहां पर तुमको बेटा प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन दिख रहा है और तुम लोगों को आंसर भी दिख रहा है, तुम लोग आंसर मैच कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ z इज इक्वल टू 1/1 माइनस आयोटा 2 + 3 आयोटा, तो आपको बेटा z का मैग्नीट्यूड बताना है। जब भी आपको डिनोमिनेटर में आयोटा दिख जाए, आपका सबसे पहला धर्म है कि उसको आप गायब करेंगे। तो आप लोग यहां पर बेटा z को चेंज करने के लिखने की कोशिश करेंगे और अपने को आयोटा डिनोमिनेटर से गायब करना है। ठीक है, ये हमारा मुद्दा है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा, आप लोगों का कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा। तो 1 माइनस आयोटा, इसको ओपन अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और फिर ये हो जाएगा आपका 3 आयोटा -2 आयोटा। तो 2 प्लस आयोटा और फिर 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस आयोटा सिंपल। ठीक है, तो इसको अब आप 5 माइनस आयोटा और 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो आपका z कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 5 माइनस आयोटा अपॉन, अब a प्लस बी a माइनस बी, अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली लगा दो, a² प्लस b² लग जाएगा तुम्हारा यहाँ पर। नहीं तो तुम लोग a प्लस बी a माइनस बी लगाना, लेकिन आयोटा स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा बेटा ध्यान से चलना। तो यहाँ पर तुम्हारा 25 + 1 26 हो जाएगा।
अब तुमको बेटा इसी का ही मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 1/26 को रखो बाहर और इसका मैग्नीट्यूड निकाल डालो। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा तुम्हारा 25 + 1 √26। तो आंसर आएगा 1/√26 विच इज इन ऑप्शन बी। एक बार आंसर क्रॉस चेक कर ले, 1/√26। ठीक है, इतनी मेहनत करी है इसने, यहाँ पे इतना गंदा बना दिया, लेकिन देख लेना मैंने आपको पूरा का पूरा सवाल समझा दिया। कॉसेक -1110। अब बेटा देखो यहां से कुछ सवाल पेंडिंग है जो आप खुद से करोगे। ठीक है, अब ये डू इट योरसेल्फ वाली कैटेगरी में जा रहे हैं सवाल। हाँ जी, मुश्किल से 7 या 8 सवाल है जो आपको खुद से करने हैं। तो 30+ क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको करवाए हैं और ये 7 से 8 सवाल आपको करने हैं। ये नहीं सोचना कि सर ने करवा दिए तो अब बाकी सवाल नहीं करूंगा तो काम बन जाएगा, नहीं, बाकी सवाल भी आप लोगों को करने हैं। जब ये कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख जाओगे, इनके सॉल्यूशंस बना जाओगे, तब जाके बेटा आपकी कंप्लीट रिवीजन का सर्कल पूरा कंप्लीट होगा। ये बचे हुए सवाल आपको कहां मिलेंगे बेटा? आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, क्लास 11th मैथ्स बाय गगन सर का। आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में बेटा आ जाइए, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप लोग वहां से बचे हुए सवालों को लगा सकते हैं और देखो पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी हैं, तो आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये मत सोचना कि सर सवाल बना के आंसर्स कहां से चेक करूंगा, पीडीएफ में सॉल्यूशंस भी मेंशन है। ठीक है, तो ये एक आपका ऐसा लेक्चर था जो आपकी पूरी की पूरी क्लास 11 मैथ्स के फाइनल एग्जाम की सरदर्दी लेके जा चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना, कॉन्फिडेंटली जाना है बेटा अपने फाइनल एग्जाम में और तुम फोड़ कर आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।